दिल्ली से दाना पानी उठते ही अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व पंजाब में शिफ्ट हो चुका है। हालांकि जिस दिन से पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल उसी दिन से रिमोट के सहारे ये पूरी सरकार चला रहे थे, लेकिन अब ये काम खुलकर करने लगे हैं। पंजाब सरकार की कोई योजना हो या फिर कोई अभियान, उसकी घोषणा सीएम भगवंत मान नहीं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और पार्टी सरकार की तरफ से पंजाब में बची खुची बयानबाजी करना मनीष सिसोदिया के जिम्मे छोड़ चुकी है। मतलब कि पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष का काम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं और सीएम की भूमिका केजरीवाल संभाल रहे हैं। तर्क यह है कि 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ केजरीवाल को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी आड़ में वे सत्ता पर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पंजाब का प्रभारी और सह प्रभारी भी बनाया था और अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया की पंजाब में एंट्री से वहां की सियासत और भी दिलचस्प हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का अधिकतर समय पंजाब में गुजर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय राजधानी से ज्यादा केजरीवाल का दखल है। पंजाब की सियासत में देखा गया है, कुछ मौके ऐसे भी देखे गए जहां भगवंत मान से ज्यादा सरकारी तंत्र में अरविंद केजरीवाल को तवज्जो मिली। केजरीवाल के पंजाब में लंबे लंबे काफिले, बिना संवैधानिक पद के अरविंद केजरीवाल अस्पतालों से लेकर तमाम सरकारी संस्थानों का दौरा करते रहे। कुछ दिन पहले केजरीवाल लुधियाना में एक अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए। वहां मंत्रियों और अधिकारियों का भी पूरा फोकस उन पर था। केजरीवाल के नाम का शिलापट्ट भी इस मौके पर लगाया गया। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी इन दिनों पंजाब घूमना शुरू कर दिया, स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया को भगवंत मान के साथ स्कूल्स का दौरा करते देखा गया, कार्यक्रमों को संबोधित किया गया। मनीष सिसोदिया मौजूदा भगवंत मान सरकार के कामों की प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली की उपलब्धियों को पंजाब में गिना रहे हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पंजाब में शिफ्ट हुई, दिल्ली का मॉडल भी वहां शिफ्ट हो गया। जिस मॉडल को चुनाव में करारी हार मिली, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उसी काम और उसी मॉडल का पंजाब में बखान कर रहे हैं। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली की तरह पंजाब में क्रांति लाने के दावे हैं। मनीष सिसोदिया पिछले दिन अपने बयान में कहते हैं कि अब पंजाब में रॉकेट की स्पीड से काम होंगे। भगवंत मान का काम गिनवाते हैं कि पंजाब में अब स्वास्थ्य क्रांति चल रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब में ये पहली बार हो रहा है कि 17,000 करोड़ रुपए का शिक्षा के लिए बजट रखा गया। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अब दिल्ली मॉडल पार्ट 2 बनने की राह पर है। हालांकि ये बात और है कि दिल्ली में केजरीवाल का मॉडल घोटालों का मॉडल साबित हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि जो सब दिल्ली में हुआ, क्या वो पंजाब में केजरीवाल दोहराना चाहते हैं? झूठ और फरेब की उम्र बहुत छोटी होती है, ये जानते हुए भी सियासत में इसका खेल काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो पार्टी या नेता इस झूठ का इस्तेमाल जितनी कम मात्रा में करता है, उसी हिसाब से उसकी सियासत की उम्र होती है। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्रयोग ही कर डाला। पूरी तैयारी के साथ सियासत के मैदान में उतरे केजरीवाल ने अपने झूठ के प्रयोग के सहारे जितनी जल्दी बहुत हासिल कर लिया, उतना ही जल्दी उन्होंने सारा कुछ गंवा भी दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं हारे, अपनी खुद की सीट भी नहीं हारे, उससे ज्यादा वे अपना वो भरोसा हार गए जो लोगों का उन पर था। मामला दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की 88वीं जयंती का है, जब अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित को नमन किया। अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट से यूजर काफी भड़क गए। लोग इस पोस्ट के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को उनके पिछले पोस्ट और बयान याद दिलाने लगे जो केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ 2013 में खूब मुखर होकर बोले थे। एक यूजर ने तो यहां तक कह डाला कि जो हाल दिल्ली में हुआ पंजाब में भी होगा। केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। हालांकि केजरीवाल के अलावा आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया शीला दीक्षित की जयंती पर एक भी पोस्ट नहीं डाले। अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद तो यूजर्स जैसे भड़क उठे। उनमें से कुछ ने तो उन्हें आत्ममंथन करने की सलाह तक भी डाली, तो किसी ने उन पर भद्दे कमेंट्स किए। और इन कमेंट्स को पढ़ने से साफ है कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने माफ नहीं और अब वे केजरीवाल की तबाही देखना चाहते हैं। वजह केजरीवाल के झूठ और फरेब की सियासत है, जिसका साथ अब केजरीवाल ने छोड़ा नहीं। केजरीवाल के एक्स पोस्ट से नाराज होकर एक यूजर ने लिखा, शीला दीक्षित जी को आपकी श्रद्धांजलि देना देखकर हैरान हूं, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। 10 साल से ज्यादा के आम आदमी पार्टी के शासन में कोई खास काम तो हुआ नहीं। शीला जी ने अपने दिल्ली के लिए बहुत कुछ कार्य करवाए, लेकिन अंत में वे दुखी थी आम आदमी पार्टी की रेवड़ी संस्कृति के मुकाबले। एक और यूजर ने लिखा कि शीला दीक्षित जी पर झूठे आरोप लगाना, फालतू की बकवास करना जनता थोड़ा बहुत भूलने लगी थी, मगर
अभी किसानों पर जो पंजाब सरकार ने अत्याचार किए उनकी सजा जनता और भगवान दोनों देंगे। यूजर ने पूरी पार्टी धोखेबाज तक कह डाली। यूजर ने केजरीवाल को सलाह देते हुए लिखा कि शीला जी के आवास पर कितने एयर कंडीशन लगे हुए थे। अरविंद जी, आपके हिसाब से उनको जेल में होना चाहिए था, क्या आपने उनको जेल भिजवाया? आपको क्या लगता है कि दिल्ली वालों ने बिना मतलब आपको सत्ता से बाहर किया? जी नहीं, बिल्कुल वजह थी। बहुत निराशा हाथ लगी दिल्ली के लोगों को। अब और वही हालात अब पंजाब में। घर में बैठकर सोचिएगा कि राजनीति में क्या कमाया और क्या गंवाया। जनता का विश्वास एक बार टूटता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। वही आपके साथ दिल्ली में हुआ और अब पंजाब की बारी है। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की ये पुरानी फितरत है कि जब तक वो एक पर आरोप न लगाएं तब तक वे दूसरे को संतुष्ट नहीं मानते। यही वजह है कि ईद के मौके पर ममता बनर्जी को अपनी इसी सियासत को चमकाने का मौका मिल गया और मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक को जो संदेश दिया उसका कुल मतलब यह है कि गंदे धर्म से उन्हें नफरत है। ममता बनर्जी का सीधा इशारा सनातन धर्म को लेकर था। ममता बनर्जी की इस सियासत पर बीजेपी काफी भड़क गई। बंगाल के विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया और उन पर रेड रोड पर ईद उल फितर के जश्न के दौरान उकसाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अधिकारी ने बनर्जी के बयान पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विवादित बातें कहीं। उन्होंने लिखा कि कौन सा धर्म गंदा है मिस ममता बनर्जी? रेड रोड पर मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए आपने अपनी लगभग समझ में न आने वाली उर्दू में बोली में कहा कि आप गंदा धर्म या डर्टी रिलीजन का पालन नहीं करती हैं। आप किस धर्म की बात कर रही थी? सनातन हिंदू धर्म। अधिकारी ने आगे कहा और आरोप लगाया कि बनर्जी ने बार बार गंदा शब्द इस्तेमाल किया और सवाल किया कि क्या ये कार्यक्रम धार्मिक था या राजनीतिक। उन्होंने उन पर समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ऐसे कार्य उनके खिलाफ ही जाएंगे। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी आलोचना में शामिल होते हुए एक्स पर कहा कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए सनातन धर्म गंदा धर्म है? उनके शासन में कई बार हिंदू विरोधी दंगे हुए, फिर भी उन्हें हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनके धर्म का अपमान करने की हिम्मत है। एक बार फिर उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं को निशाना बनाने की खुली छूट दे दी है। इस बार ईद मनाने के धार्मिक मंच से शर्म की बात है। भाजपा की प्रतिक्रिया उस वक्त आई जब बनर्जी ने ईद उल फितर पर एक ईदगाह में घोषणा की कि वे सभी धर्मों के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी भी उकसावे में न आए जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता के रेड रोड पर ईदगाह की नमाज के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, कृपया इस जाल में न फंसें। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है और किसी को भी तनाव पैदा नहीं करने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों के साथ समान रूप से खड़ी है और राज्य में भाईचारे की भावना को मजबूत बनाए रखेगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा को अल्पसंख्यकों से समस्या है तो क्या वे देश का संविधान बदल देंगे? उन्होंने भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का विरोध करते हुए इसे जुमला राजनीति बताया, जिसका मकसद लोगों को धर्म के आधार पर बांटना है। इसके साथ ही उन्होंने वामपंथियों पर भी हमला बोला और कहा कि लाल और भगवा अब एक हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया हो जाने के बाद न तो उद्धव ठाकरे के पास कोई काम बचा और न ही संजय राउत के पास, इसलिए वे अक्सर कुछ न कुछ बेतुकी बातें करते रहते हैं। पीएम मोदी नागपुर क्या गए? संजय राउत ने अपने हिसाब से कहानी गढ़ ली और उसे फैलाने लगे। कह डाला कि पीएम मोदी 17 सितंबर के बाद रिटायर हो जाएंगे और अगला पीएम महाराष्ट्र से होगा। संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी तलाशने की जरूरत नहीं है, वो हमारे नेता हैं और बने रहेंगे। संजय राउत ने कहा था कि इस साल 17 सितंबर को पीएम मोदी की आयु 75 वर्ष हो जाएगी और उसके बाद वो पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाजपा में ये अलिखित नियम है। उनके अलावा ऐसे कई मंत्री पद छोड़ सकते हैं जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है। इस पर भाजपा ने जवाब दिया और कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं।
अब भी कैबिनेट में 80 साल के नेता जीतन राम मांझी शामिल हैं। वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग मंत्री हैं। इसके अलावा कई नेता 75 के करीब हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपने जवाब में बिना औरंगजेब का नाम लिए संजय राउत पर करारा हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि हम 2029 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्कृति में पिता जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके उत्तराधिकारी के बारे में बात करना सही नहीं माना जाता। अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं आया है। औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया था और जबरन गद्दी हथिया ली थी। हालांकि पीएम मोदी के रिटायर होने के बाद संजय राउत से पहले अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी, जब वे 6 महीने जेल में बिताकर ताज़ा जमानत पर छूटे थे। तब भी केजरीवाल ने यही सब कहा था, लेकिन संजय राउत ने तो रिटायरमेंट की तारीख से लेकर अगले पीएम का पता तक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने आरएसएस मुख्यालय जाकर वहां माधव नेत्रालय के एक परिसर का शिलान्यास किया था। इसी को लेकर संजय राउत ने कहा था कि वो अपने उत्तराधिकारी की योजना बनाने के लिए नागपुर पहुंचे थे। संजय राउत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी अब महाराष्ट्र का कोई नेता होगा। इसी संबंध में वे बात करने के लिए आरएसएस पहुंचे थे और उनका विकल्प भी संघ ही तय करेगा। संजय राउत के इस बयान के बाद कयास जोर न पकड़े, इसलिए देवेंद्र फडणवीस खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और बने रहेंगे। 2029 में भी वे चुनाव जीत कर आएंगे और पीएम बनेंगे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पिछले 10-11 सालों में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए थे, अब वहां मोहन भागवत को टाटा बाय बाय कहने गए थे। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस भी देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है, इसलिए पीएम मोदी को बुलाया था। संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय पूरा हो गया है, अब आरएसएस भी बदलाव चाहता है और बीजेपी के अगले अध्यक्ष को भी चुनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।